हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40। साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के लिए है और इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, हिंदी मीडियम की हम कर चुके हैं बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो मोशन का दूसरा नियम है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा से पूछ रहा है ज्ञान जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न डैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। एक हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा एक किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ठीक है, बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट? क्या हम उसकी मतलब की क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं जो भी हमने फोर्स लगाया है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको मूव कराने के लिए? ठीक है, तो ज्ञान क्या बोल रही है जिज्ञासा? ज्ञान, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव टू लर्न द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो क्या कह रही है बेटा ये लाइन कि जो रेट है चेंज ऑफ मोमेंटम का, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है बेटा। अब वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर एक मूवमेंट वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी की वजह से क्या है उसके अंदर बेटा एक मोमेंटम है। ठीक है, वो मोमेंटम जब चेंज होता है टाइम के साथ तो, और वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो बेटा उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज हुई तो उसका मोमेंटम चेंज होएगा। वो कैसे होएगा वो मैं बताऊंगी। तो जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है टाइम के साथ फोर्स लगाने से, वो क्या होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली फोर्स के। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर मोमेंटम आएगा। क्यों? उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दिस लॉ गिव्स ए न्यू क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम। तो ये जो सेकंड लॉ है बेटा इससे हमें न्यू क्वांटिटी मिलती है मोमेंटम जिसकी हम बात कर रहे हैं। विच गिव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये जो है मोमेंटम ये हमें दो मतलब कि क्वांटिटी बोल लो आप उसकी, तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है जो कि क्या है? वेलोसिटी और मास। ठीक है, तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जो ये मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसे समझो बेटा, तुम कोई काम करते हो, लिखाई का काम कर रहे हो, तो उस टाइम पर तुम कहते हो ना एक चीज़ की फ्लो बिगड़ जाता है। कई बार तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर दे तो तुम्हारा फ्लो बिगड़ जाता है। क्यों? अगर तुम्हें कोई मतलब कि बातचीत कर रहा है तुम्हारे आसपास तो उससे क्या होगा? तुम्हारी जो स्पीड है वो लिखने की वो कम होगी या तुम गलत लिखोगे जिससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा। तो जैसे ही तुम्हारी वेलोसिटी कम हुई, स्पीड कम हुई लिखने की, उसकी वजह से तुम्हारा मोमेंटम भी कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो लिखने का स्टाइल है, तरीका है, या तुम्हारी एक कह सकते हो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे समझो, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तुम्हारी लिखने की स्पीड डिक्रीज होने से। ठीक है, और वो जो कैपेसिटी होती है बेटा वही क्या कहलाती है? आपका मोमेंटम कहलाती है। ठीक है, वो आपके लिखने के राइटिंग में फ्लो बोल देते हो आप उसको, और जो ये तुम्हारे मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसके उसमें हम उसको मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको हम डिनोट करते हैं पी से मोमेंटम को, एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो इसकी डायरेक्शन होती है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी जैसे वेलोसिटी की होती है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है बेटा उसी डायरेक्शन में क्या होता है? इसका मोमेंटम होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे तुम हाथ से लिख रहे हो तो तुम्हारा हाथ राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो तुम्हारा मोमेंटम भी राइट हैंड साइड की तरफ ही रहेगा। इट्स ऐसा यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये इसकी यूनिट है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या है मोमेंटम क्या होता है? अब हम कह सकते हैं मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम उसके मास के, उसका कितना मास है बेटा, द्रव्यमान है या वजन है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है उस टाइम पर, उस पर डिपेंड करता है उस टाइम का उसका मोमेंटम। ठीक है, और ये मोमेंटम कब आएगा? अब ये समझ लो बेटा, अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, एक तुम ऐसे समझो, एक तुम कागज़ की बॉल बनाकर फेंको दीवार पर और एक तुम पत्थर को फेंको, तो कौन सी चीज़ का ज़्यादा असर होगा? तो पत्थर का ज़्यादा असर होगा। क्यों बेटा? पत्थर का मास ज़्यादा है और कागज़ का मास ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से उसका जो असर है, उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसकी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को करने की या दूसरों में परिवर्तन लाने की, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, असर ज़्यादा होगा। एक तरीके से ये समझ लो
It gives the amount of force applied on an object by equating it to the rate of change in momentum। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इस मोमेंटम के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, उसमें कितना फोर्स लगाया गया, उसकी कितनी क्वांटिटी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट चल रहा था कोई, जैसे तुम चल रहे थे, तुम्हें पीछे से किसी ने धक्का दे दिया तो तुम पे फोर्स लगाया बेटा। फोर्स लगाने से जो तुम चल रहे थे, जितनी तुम्हारी वेलोसिटी से तुम चल रहे थे एक डायरेक्शन में, वो चेंज होगी, क्योंकि तुम आगे जल्दी से जा पाओगे, मतलब कि धक्का लगने से तुम तेज़ी से आगे जा पाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हुई। अब वेलोसिटी चेंज होते ही बेटा तुम्हारा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारा काम ज़्यादा हो गया, तुमने कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ये तुम्हारा मोमेंटम हो गया उस टाइम का। ठीक है, और वो किसकी वजह से आया, फोर्स की। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स लगा उतना ज़्यादा मोमेंटम हो गया। तो फोर्स क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि तुम्हारा पहले कुछ मोमेंटम था और जैसे ही तुम्हें धक्का लगा उससे मोमेंटम कुछ और हुआ, तो जो मोमेंटम चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा फोर्स हो जाएगा। ओके, अब कैसे होएगा बेटा, वो डेरिवेशन से देखते हैं हम। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। ओके, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी u। तो एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था। लेट ए फोर्स f इज अप्लाइड ऑन इट फॉर t टाइम, और एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया गया t टाइम के लिए। ठीक है, उसकी वजह से जो उसकी पहली इनिशियल वेलोसिटी थी वो चेंज होके v बन गई। ठीक है, उस फोर्स की वजह से उस पर वो फोर्स लगाया गया, हमें नहीं पता वो कितनी क्वांटिटी का था, वही हम निकालेंगे। तो इसने क्या किया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, u से वो v हो गई। अब द इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा इसका, तो मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू एम वी। तो v होता है बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर डालेंगे तो क्या आ गया हमारा, हमारी यहाँ पर आ गई इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल के लिए हम फाइनल वेलोसिटी डाल देंगे तो हमारा फाइनल मोमेंटम आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे p2 माइनस p1। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है। जैसे किसी के पास पहले 50 रुपये थे और फिर 100 हो गए, तो कितना चेंज आया, तो क्या करोगे, 100 में से 50 को घटाओगे, ये p2 समझो, ये p1 समझो। तो p2 में से p1 घटाए तो तुम्हारे 50 आए, तो वो चेंज आया। तो इसी तरीके से ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब हमने क्या कहा था, चेंज इन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, फोर्स के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हो गया बेटा, देखो यहाँ से हमारा एम यू माइनस करके हमारी ये वैल्यू आ गई। अगर हम बेटा देखो चेंज इन मोमेंटम तो ये हो गया, अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर समय के अंदर किस चीज़ में कितना परिवर्तन आ रहा है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ उस क्वांटिटी का। ठीक है, हम यहाँ मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मतलब कि वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रही है, वो हो जाएगी आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, हम चेंज इन मोमेंटम को टी से डिवाइड कर देंगे, तो कर दिया। अब हमने यही तो कहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस ऑब्जेक्ट में कितना परिवर्तन आया उसके मोमेंटम में, वो उसकी फोर्स की क्वांटिटी के बराबर होगा। तो हमने रख दिया, अप्लाइड फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है। ठीक है, अब ये जो k है बेटा, k इज़ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि ये वाली साइड का जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस वाली साइड के बराबर है, लेकिन कितना, मान लो ये 5 है और ये 10 है, तो इनके बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या बनेगा बेटा, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या होएगा, हम कहेंगे 5 इसके बराबर कैसे होगा, तो हम लिख सकते हैं 5 बराबर है 2 इंटू में 5। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के समझ लो इसको। ठीक है, तो अब हम यही कह सकते हैं 5 गुना में 5 है और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर है। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल लगाएंगे तो 2 इंटू में 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये वही वाली चीज़ है यहाँ पर कि हम ये बता रहे हैं एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के प्रोपोर्शनल में कितना चेंज हो रही है। मतलब अगर मतलब कि एक वैल्यू 5 नंबर से बढ़ रही है तो दूसरी उसके अकॉर्डिंग कितनी बढ़ेगी, वो हमें देखना है, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमने ये रख दिया। अब हमने जैसे खोला तो हमने के लगा दिया यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, और ए को बेटा हमने पढ़ा था अपनी गति वाले चैप्टर में, मोशन वाले में, जो ए होती है एक्सेलरेशन वो v माइनस यू बाई टी की होती है। यहाँ पर भी v माइनस यू बाई टी है, तो हम इसको रख देंगे a, और m हमारा पहले से ही था, k भी हमारा पहले से ही था, तो हमारा f ये आ गया। अब आगे बेटा क्या है, इफ़ यूनिट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़ आर
इन SI देन वैल्यू ऑफ K बिकम 1। ठीक है, अगर हर वैल्यू बेटा SI यूनिट में हम लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है K की। ठीक है, तो इसका मतलब हम K की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो हमारे पास F क्या आ जाएगा, M में K इक्वल आ जाएगा। और SI यूनिट क्या बन जाएगी फोर्स की, M को हम kg में मापते हैं, A को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं, तो ये हमारी यूनिट आ गई। और इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्स की जो यूनिट होती है, न्यूटन ने दिया था फोर्स का लॉ, तो इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके यूज क्या है बेटा, सम यूजेस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन अवर डेली लाइफ। इन स्पोर्ट्स ऑफ लॉन्ग एंड हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन दी कुशन्ड बेड और ऑन ए सैंड बेड। यानी कि बेटा या तो वो क्या करते हैं, एक गद्दा बिछा लेते हैं नीचे जब ऊपर से जंप करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि रेत वाली एक जगह बना लेते हैं उस पर करते हैं। या फिर कुश्ती तुमने देखी होगी, जो कुश्ती होती है बेटा वो कच्ची मिट्टी में होती है। क्यों, फर्श पे क्यों नहीं होती, क्योंकि फर्श पे अगर वो गिरेगा तेज मोमेंटम से तो उसको चोट लग सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो कुशन पे गिरेगा बेटा तो कुशन नीचे की तरफ दबेगा, नीचे की तरफ दबेगा तो जैसे वो ऊपर से आ रहा था उसको गिरना तो चाहिए था इस टाइम पर, लेकिन वो यहाँ जाकर कहीं पर टच होगा, तो इससे इसका टाइम बढ़ गया। और टाइम बढ़ने से क्या होगा बेटा, हमने क्या कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था हमारा, v माइनस यू बाई टी। तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा उसका। ठीक है, और मोमेंटम कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो इससे उसकी जो चोट है वो नहीं लग पाएगी। ठीक है, उसका असर कम हो जाएगा, ये समझो, उसका असर कम हो जाएगा। एक चीज़ अचानक से आके तुम्हें लगे और एक चीज़ को धीरे धीरे तुम्हें लगे, तो किसका असर ज़्यादा होगा, जो अचानक से आके लगती है। तो ये तुम्हारी जो सडनली जो तुम्हें कोई चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो उसको बचाता है। ठीक है, तो मोमेंटम को अगर हम कम कर देंगे तो इससे हमारे ऊपर उसका असर कम होगा उस चीज़ का। ठीक है, फिर कराटे प्लेयर ब्रेक द स्लैब ऑफ द स्टोन विद ए सिंगल ब्लो। अब बेटा देखो, जो जूडे कराटे वाले होते हैं, या फिर तुमने देखा होगा ईंट और पत्थर को तोड़ते हैं, वो एक झटके में तोड़ते हैं। क्यों, झटके में तोड़ने का मतलब क्या है बेटा, वो टाइम को कम करते हैं। हमने क्या कहा था, v माइनस यू बाई टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, और अगर टाइम को कम करेंगे तो इससे क्या होएगा, ये मोमेंटम ज़्यादा होगा। ज़्यादा मोमेंटम मतलब ज़्यादा असर, तो जितनी कम समय में वो करेगा उतना ज़्यादा उस चीज़ का असर उस पर ज़्यादा होगा और ज़्यादा जल्दी से वो टूट जाएगी। ठीक है, और जितना धीरे करेगा उतना मोमेंटम कम रहेगा, तो वो टूटने के चांस भी कम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज होता है। दूसरा, फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड विद द कैचिंग ऑफ मूविंग बॉल। अब बेटा क्या होता है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है, तुम्हें अगर कोई कैच करते हो, तुम डायरेक्ट अगर कैच कर लोगे तो तुम क्या कर रहे हो, उसका जो टाइम है एकदम से कैच कर रहे हो तो जीरो कर रहे हो। अब कोई चीज़ नीचे जीरो है तो ये वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब उसका असर इतना ज़्यादा होगा, तुम्हारे हाथ में खून भी आ सकती है चोट लग के। इसीलिए वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाता है, जिससे वो इसका टाइम बढ़ा रहा है। ठीक है, कैच तो यहाँ पर पकड़ना था लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ तक पकड़ा गया है, तो इससे टाइम बढ़ा दिया। टाइम अगर ज़्यादा होगा बेटा तो ऊपर वाली क्वांटिटी जो मोमेंटम था, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से उसका असर कम होगा। असर कम होगा तो मतलब हाथ में चोट नहीं लगेगी तेज़ी से आ रही कोई भी चीज़ की। ठीक है, ऐसे ही बेटा नीचे क्या है, बुलेट हार्म ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन। तो बेटा देखो, जो बुलेट होती है जब वो क्या होती है, गन से बाहर निकलती है तो वो वेलोसिटी से मूव करती है किसी, अब वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके अंदर एक मोमेंटम आता है। ठीक है, मोमेंटम आता है p। तो जब मोमेंटम किसी चीज़ के अंदर आता है तभी उस चीज़ के अंदर कोई असर होता है, वो दूसरी चीज़ पर कोई ना कोई अपना असर डालती है। और इससे पहले वो बंदूक के अंदर थी, उसकी वेलोसिटी जीरो थी, जिसकी वजह से मोमेंटम जीरो था, इस वजह से उसका कुछ असर नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका। फर्स्ट है, ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड। एक फोर्स एक्ट हुआ बेटा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 kg के 2 सेकेंड के लिए। इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड। तो मतलब क्या किया बेटा, एक ऑब्जेक्ट था 5 kg का है, उस पर 2 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई किया, तो वो मूव कर रहा था पहले कुछ वेलोसिटी से, और उसकी वेलोसिटी बढ़ गई फिर एकदम से। ठीक है, और कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, पहले 3 मीटर पर सेकेंड थी।
फोर्स लगने की वजह से, तो वो अमाउंट ऑफ फोर्स कितना अप्लाई किया गया कि इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ गई, वो निकालना है। दूसरा, फोर्स इज अप्लाई, अगर फोर्स को हम 2 सेकंड के बजाय 5 सेकंड के लिए अप्लाई करें तो ये वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, ये निकालना है। तो 2 तरीके से निकालना है बेटा, 2 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले ये देखो दिया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, समय दिया है, टाइम दिया है और उसका मास दिया है ऑब्जेक्ट का। तो बेटा ये फॉर्मूला हम लगा देंगे जो हमने अभी पढ़ा था। फोर्स क्या था, एम वी माइनस यू बाई टी। इसको हमने ए मान लिया था, इसलिए हम ये क्या बोल रहे थे, इसको एफ इक्वल टू एम में भी होता है, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दी है और टाइम भी दिया है। तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में बेटा सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका फोर्स आ जाएगा। तो इतना फोर्स अप्लाई किया गया था, इस वजह से इतनी वेलोसिटी चेंज हो गई थी। अब बोला गया अगर 5 सेकंड के लिए रखेंगे तो बेटा फिर से इसी फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूला है बस रीअरेंज किया है। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके ऐसे कर दिया, तुम इसी में ही पुट कर देना ऊपर वाले में। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वेलोसिटी इतनी आएगी, क्योंकि अब आपने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट की है और वेलोसिटी को निकाला है। यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई थी और फोर्स निकाला था, ठीक है। बट अब यहाँ बोला है कि अगर फोर्स हमें पता है इतना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब हम 5 सेकंड के लिए लगा रहे हैं, पहले 2 सेकंड के लिए था, तो हमारे इतनी वेलोसिटी हो जाएगी चेंज होके 7 की बजाय वो 13 हो जाएगी अगर हम ज़्यादा देर के लिए फोर्स लगाएंगे तो, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बेटा, हमने अभी ड्राइव की थी, तो आप ये सारा लिख दोगे यहाँ से लेकर, ये है ना, यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ से लेकर ये सारा यहाँ तक लिखोगे, ओके। पूरी डेरिवेशन है ये। फिर बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए वो देखते हैं बेटा। तो बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी दी मोमेंटम ऑफ ए कार पार्क्ड एट रोड साइड एक्सप्लेन। तो क्या मोमेंटम होगा उस कार का जो कि क्या है, एक पार्क में खड़ी है या पार्किंग में खड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, देखो खड़ी हुई कार की वेलोसिटी 0 होती है, तो इसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। क्यों, द मोमेंटम ऑफ ए कार विल बी 0 बिकॉज पी क्या होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब दैट इज मोमेंटम ऑफ ए कार इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ए कार, बट एज द कार इज नॉट मूव, मतलब कि वो गति नहीं कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो तो पार्क है, ठीक है, रोड के साइड पर पार्किंग में खड़ी है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 0, ठीक है। और 0 वैल्यू हम वेलोसिटी की पुट करेंगे तो हमारा मोमेंटम भी 0 आएगा, इसीलिए मोमेंटम ऑफ ए कार इज 0, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 100 kg इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वेलोसिटी थी और इतनी हो गई और इतना उसका मास था ऑब्जेक्ट का और इतने समय में वो चेंज हो गई। तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमने अभी ये क्वेश्चन समझा था बेटा, सेम टू सेम है, बस एक फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, इसमें निकालना गिवन क्या क्या है वो सब लिख लोगे बेटा, आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। फाइंड क्या करना है ये लिख लोगे, फोर्स निकालना है। कैसे फाइंड किया, जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम दी सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम में ए ये होता है बेटा, तो यहाँ पर वी यू टी की वैल्यू और एम की वैल्यू पुट कर दी हमने, और जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो इस तरीके से सोल्व करने पर हमारा 50 न्यूटन आता है, ठीक है। इसीलिए अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या हो गया, 50 न्यूटन, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा इसका, फोर्थ क्वेश्चन है ए ट्रक ऑफ 1000 kg मास इज मूविंग विद ए वेलोसिटी इतनी, ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम निकालो। तो बेटा देखो दिया क्या है, ट्रक का मास दिया है, वेलोसिटी दी है और हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, ओके। अब मोमेंटम कैसे निकालोगे, जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, एम और वी, एम और हमें दे रखा है, वी भी हमें दे रखा है, तो हमारा मोमेंटम आ जाएगा सोल्व करके। इसलिए मोमेंटम ऑफ ए ट्रक क्या हो गया, 500 kg मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मोमेंटम एंड ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। तो मोमेंटम होता क्या है बेटा, मोमेंटम इज द पावर ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी कितनी पावर है उस टाइम, उसके अंदर क्या पावर है जिससे वो क्या कर देगा, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि बेटा देखो जब लाइट आई होती है, करंट पास हो रहा होता है किसी वायर से, तो तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तुम्हें करंट लगा के
मतलब कि तुम्हारी डेथ भी कर सकता है। ठीक है, तो वो उस टाइम उसकी क्या है, कैपेसिटी है, पावर है। तो ये मोमेंटम भी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर एक मोमेंटम होता है, अगर उसके रास्ते में कोई आएगा तो वो उसको चोटिल कर सकता है। ठीक है, और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय पी। पी से इसको डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर पी मोमेंटम है, एम मास है और वी क्या है बेटा, वेलोसिटी है। ठीक है, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, इट्स लगा लेना, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे आई, पी का फॉर्मूला ये होता है बेटा, तो एम को हम केजी में मापते हैं, वी को हम मीटर पर सेकंड में, तो इस वजह से हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।